वहीं दूसरी तरफ राजवंशी महल भी बहुत बड़ा और खूबसूरत था, पर सूर्यवंशी महल के सामने कुछ भी नहीं था। महल के बड़े से लिविंग रूम में महल के सभी सदस्य मौजूद थे। इस समय माहौल थोड़ा गंभीर लग रहा था, क्योंकि कल से उस महल की इकलौती बेटी यानी कि महिमा का कुछ पता नहीं चल रहा था। जबकि माधुरी जी ने कल ही अपनी देवरानी को फोन कर बता दिया था कि महिमा राजवंशी महल वापस आ रही है। माधुरी जी की देवरानी यानी महिमा की माँ सौंदर्य राजवंशी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, पर उनकी बेटी वापस आई ही नहीं, जबकि वो सूर्यवंशी महल से कल दोपहर को ही निकल चुकी थी। तभी उन्होंने अपने पति भानु प्रताप राजवंशी की तरफ देखा और बोली, क्या आपको हमारी बेटी का पता चला? वो कहाँ है? कल से वो घर नहीं आई है, हमें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। भानु प्रताप जी ने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोले, आप फिक्र मत कीजिए, हम पता कर रहे हैं, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। हम आग लगा देंगे पूरी दुनिया को अगर उन्हें कुछ हुआ तो। यह बोल उन्होंने अपने पास खड़े अपने खास आदमी बख्तवार की तरफ देखा और बोले, कुंवर को फोन कीजिए और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कहिए। बख्तावर ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। भानु प्रताप जी भी उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। सौंदर्य जी घर में बने मंदिर की तरफ चली गई और अपनी बेटी के ठीक होने की प्रार्थना करने लगी। वहीं माधुरी जी को भी पता चल चुका था कि महिमा अभी तक राजवंशी महल नहीं पहुंची। उन्हें कहीं ना कहीं शिवांश पर शक हो रहा था कि वो हो ना हो महिमा के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है, पर कुछ सबूत ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऊपर से अपना प्लान फेल होने की वजह से भी वो बहुत गुस्से में थी। यही सब सोचते हुए वो गुस्से में खुद से ही बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया कुंवर शाह, हम आपकी शादी महिमा से करवाना चाहते थे ताकि हम उनके जरिए अपने प्लान को अंजाम दे पाए, पर आपने हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। बस एक बार हमें उनका पता चल जाए कि वो कहाँ है, फिर हम देखते हैं कि आप कैसे हुकुम शाह की गद्दी पर बैठते हैं। यह बोल उन्होंने अपना फोन उठाया और किसी को नंबर डायल किया। 2 रिंग जाने के बाद फोन रिसीव हो गया। फोन रिसीव होते ही माधुरी जी गुस्से से बोली, और कितना टाइम लगेगा उन्हें ढूंढने में? अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, जल्द से जल्द उन्हें ढूंढकर हमारे सामने लाओ, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। यह बोल उन्होंने बिना सामने वाले की बात सुने फोन रख दिया। 5 दिन ऐसे ही निकल गए। गौरी अब ठीक थी, उसके सिर की पट्टी भी उतर चुकी थी, जख्म भी भर चुका था। शिवांश और अंजना जी ने उसका बहुत ख्याल रखा था। शिवांश बाहरी दुनिया के लिए चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, पर अपनी बीवी के लिए वो पागल था। वहीं माधुरी जी अपने ससुराल राजवंशी महल वापस आ चुकी थी, पर उन्हें एक बार भी गौरी का चेहरा नहीं देखा था। वो जिस मकसद से आई थी वो तो पूरा हुआ ही नहीं, इसलिए वो वापस चली गई। शिवांश ने महिमा को भी छोड़ दिया था। वो छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर अपने बाबा साहब की वजह से उन्हें छोड़ दिया था। पर हाँ, उसने उसे टॉर्चर जरूर किया था, जिसमें महिमा काफी डर गई थी। गौरी अब ठीक थी तो इसलिए आज अंजना जी ने महल में उसकी मुंह दिखाई का कार्यक्रम रखा था। हालांकि शिवांश नहीं चाहता था कि उसकी बीवी को दुनिया वाले देखें, पर अंजना जी कुछ खास रिश्तेदारों से अपनी बहू को मिलवाना चाहती थी, इसलिए शिवांश ने भी हाँ कह दिया। पर उसने यह सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी बाहरी इस फंक्शन में शामिल नहीं होना चाहिए। अंजना जी ने उसे आश्वासन दिया कि ऐसा कोई भी इस फंक्शन में नहीं आएगा जो हमारा करीबी ना हो। गौरी के घर वाले भी इस फंक्शन में शामिल होने वाले थे। पूरा महल अच्छे से सजाया गया था। अंजना जी ने एक मेकअप आर्टिस्ट गौरी को तैयार करने के लिए बुलवाई थी। वैसे तो उनकी बहू को किसी मेकअप की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी गौरी है ही इतनी खूबसूरत थी, पर फिर भी अंजना जी ने बुला लिया था। वो इस वक्त गौरी को उसके रूम में तैयार कर रही थी। नीचे मेहमान भी आ चुके थे। शिवांश वहीं अपने बाबा सा और कुछ मर्दों के साथ बैठे बात कर रहे थे। तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई। वहां से उनके ससुराल वाले यानी कि गौरी के घर वाले आ रहे थे।
शिवांश उठकर खड़ा हो गया और उनके पास चला गया। उसने अनुभव जी और सुनीता जी के पांव छुए और आदर से बोला, खंभा घनी पापा, खंभा घनी माँ, कैसे हैं आप दोनों? दोनों ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और अनुभव जी बोले, हम ठीक हैं जमाई सा, आप बताइए आप कैसे हैं? शिवांश, हम भी ठीक हैं। फिर उसने साकेत से भी हाथ मिलाया और उन्हें लेकर सबके पास आ गया। प्रदीप जी और अंजना जी भी सबसे मिले। सबने एक दूसरे का हालचाल पूछा और फिर अंजना जी सुनीता जी को अपने साथ उस तरफ ले गईं जिस तरफ सब औरतें थी। अनुभव जी और साकेत सा प्रदीप जी और शिवांश के साथ बैठकर बातें करने लगे। शिवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सबसे पास बैठा सबसे बातें कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान सीढ़ियों की तरफ था। यहाँ से उसकी मिस्री आने वाली थी। तभी उसका दिल धक धक करने लगा। एक खूबसूरत एहसास दिल में होने लगा। कानों में पायल की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी, जिसे महसूस कर दिल में सुकून भरने लगा। उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो नजरें जम से गई। सामने उनकी मिस्री गुलाबी रंग की राजस्थानी पोशाक पहने धीमे कदमों से चलती हुई अपनी सास के साथ नीचे आ रही थी। उसके चलने से उसके हाथों में पहनी हुई चूड़ियां और पांवों की पायल एक खूबसूरत ध्वनि पैदा कर रही थी, जो शिवांश के अंदर एक अलग ही सुकून भर रही थी। गले में बड़ा सा हीरो का हार पहना हुआ था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस नाक तक घूंघट लिया हुआ था, जिसमें से बस उसकी नाक, बड़ी सी नथ और सुर्ख गुलाबी होठ दिखाई दे रहे थे। शिवांश बस एक टक उसे देख रहा था, जिसे सीढ़ियों से उतरती गौरी महसूस कर रही थी। पति की शिद्दत भरी नजरें खुद पर महसूस कर उसका बदन सिहर गया। शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। तभी गौरी का पैर अपनी ड्रेस में उलझ गया, जिससे वो लड़खड़ा गई। यह देख शिवांश की सांसें अटक गई थी। हाथ पैर फूलने लगे। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो गया, पर तब तक अंजना जी ने गौरी को संभाल लिया और बोली, बिंदनी ध्यान से। गौरी ने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया। डर के मारे उसका दिल तेजी से धक धक कर रहा था। सांसें भी सामान्य से ज्यादा तेज थी, पर खुद को सही सलामत देख गौरी ने चैन की सांस ली। वही शिवांश को ऐसे खड़ा होता देख सब उसकी तरफ देखने लगे। प्रदीप जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, कुंवर, क्या हुआ बेटा? प्रदीप जी की आवाज सुनकर शिवांश उनकी तरफ देखने लगा। अनुभव जी और साकेत भी उसे देखने लगे। वहीं अपने बेटे के चेहरे पर फिक्र, बेचैनी और डर देख प्रदीप जी हैरान हो गए। उन्होंने भी उस तरफ देखा। यहाँ कुछ देर पहले शिवांश देख रहा था तो उनकी नजर अपनी पत्नी पर गई, जो अपनी बहू को लेकर नीचे आ रही थी। पर प्रदीप जी को यह समझ नहीं आया कि शिवांश अपनी माँ और बीवी को देख इतना डर गए। उसके चेहरे पर जो बेचैनी उन्हें देखी, उसका कारण उन्हें समझ नहीं आया। पर उन्होंने अपने बेटी की तरफ देखा और बोले, बैठ जाइए कुंवर। उनकी बात सुनकर शिवांश ने एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ देखा तो अब तक उसकी माँ और उसकी बीवी सीढ़ियों से नीचे आ चुकी थी। यह देख शिवांश थोड़ा शांत हो गया और अपनी सीट पर वापिस बैठ गया। अंजना जी गौरी को लेकर हॉल में एक तरफ आई। यहाँ सब औरतें थी। उन्होंने गौरी को वहां रखे एक बड़े से सोफे पर बिठाया, जो खूबसूरती से सजा हुआ था। फिर उन्होंने आवाज देकर शिवांश को भी अपने पास बुलाया। उनकी बात सुनकर शिवांश उठकर उनके पास चला गया। अंजना जी ने उसे गौरी के पास बिठा दिया। शिवांश बिना किसी भाव के गौरी के पास बैठ गया। पर सच तो यह था कि बाहर से जितना वो शांत दिख रहा था, अंदर से वो उतना ही बेचैन था। अपनी बीवी को बाहों में भरने के लिए तड़प रहा था। उसे ही पता है, जब उसने गौरी को सीढ़ियों से गिरते देखा तो उसकी क्या हालत हुई थी। पर शब की वजह से वो कुछ कह नहीं सका और ना ही अपनी बीवी के पास जा पाया। पर उसे सही सलामत देख उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला था, पर फिर भी वो बेचैन था। वो उससे पूछना चाहता था कि वो ठीक है क्या, उसे कहीं लगी तो नहीं। पर इतने लोगों के कारण वो खुद शांत कर बैठ रहा। तभी अंजना जी ने आरती की थाली ली और उन दोनों की आरती की और शिवांश को तिलक लगा दिया। फिर उन्होंने शिवांश की तरफ देखा और बोली,
कुंवर, अब सबसे पहले आप बिंदनी की मुंह दिखाई करेंगे और यह तिलक उन्हें लगाएंगे और उन्हें मुंह दिखाई का नेक देंगे। उसके बाद बाकी सब उनकी मुंह दिखाई करेंगे। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर खड़ा होकर गौरी के सामने आ गया। वहीं अपनी सास की बात सुनकर गौरी की धड़कनें बढ़ गई, सांसें ऊपर ऊपर नीचे होने लगी, तन बदन महकने लगा क्योंकि पतिदेव अब उसकी मुंह दिखाई कर लेंगे, उसे देखेंगे। गौरी को बहुत ही खूबसूरत एहसास हो रहे थे। उसे घबराहट भी हो रही थी और शर्म भी आ रही थी। उसी घबराहट में वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। शिवांश उसकी हर हरकत देख रहा था और उसकी हालत समझ रहा था, पर उसने धीरे से गौरी का घूंघट ऊपर किया तो नजरें जैसे जम सी गई। कितनी खूबसूरत लग रही थी उसकी मिश्री, बिल्कुल किसी आसमान से उतरी परी की तरह जो सिर्फ इस धरती पर उसके लिए आई थी। शिवांश उसके चेहरे की खूबसूरती में इस तरह खो गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि उसके आसपास और भी बहुत सारे लोग हैं। वो तो बस एकटक अपने सामने बैठी खूबसूरती निहारने में व्यस्त था, पर अंजना जी की आवाज ने उसे होश में लाया, जो उसे गौरी को तिलक लगाने को बोल रही थी। अपनी मासा की आवाज सुनकर वो होश में आया। उसने गौरी को तिलक लगाया और फिर शिद्दत से उसके माथे पर हाथ फेरा। गौरी जो नजरें झुकाए बैठी थी, इस एहसास से उसकी आंखें बंद हो गई। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारा सुकून पसर गया, जिसे देख शिवांश को भी सुकून मिला। उसने गौरी का घूंघट वापस नीचे रखा और फिर अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाल उसे अपनी बीवी पर वार दिया और उन पैसों को महल में काम करने वाले एक नौकर को दे दिया। सब उसकी हरकत देख मुस्कुरा दिए, पर अभी तक गौरी का चेहरा किसी ने नहीं देखा था क्योंकि शिवांश गौरी के बिल्कुल सामने खड़ा था, जिससे गौरी उसके मजबूत और चौड़े शरीर के पीछे छुपी हुई थी। शिवांश ने फिर गौरी पर से अपनी नजरें हटाई और अपनी मासा की तरफ देखकर बोला, मासा, क्या हमारी जरूरत है यहाँ पर या फिर हम जाएं? नहीं, आप जाइए, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। उसके बाद एक एक कर सबने गौरी की मुंह दिखाई की और उसकी खूब तारीफें की, जिसे सुनकर अंजना जी को अपनी बहू की खूबसूरती पर गर्व महसूस हुआ। सुनीता जी भी अपनी बेटी की तारीफें सुनकर मुस्कुरा दी। माधुरी जी भी वहां आई हुई थी। गौरी की तारीफें सुनकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर वो कुछ बोली नहीं क्योंकि कुछ बोलकर सबके सामने वो अपने परिवार का तमाशा और अपमान नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए मन महसूस कर चुपचाप बैठी रही। ऐसे ही करते करते दोपहर हो गई। मेहमानों का खाने का इंतजाम गार्डन में किया गया था। सब मेहमान और करीब लोग गार्डन में चले गए। अंजना जी वहीं थी। वो सब कुछ देख रही थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। गौरी को उसके कमरे में भेज दिया गया था ताकि वो थोड़ा आराम कर सके, क्योंकि बैठे बैठे वो काफी थक चुकी थी। ऊपर से उसकी ड्रेस और ज्वेलरी वो भी भारी था। सुनीता जी भी उठकर अंजना जी के पास चली गई ताकि उनकी मदद करवा सके, पर अंजना जी ने मना कर दिया, यह बोलकर कि वो उनकी मेहमान है और मेहमानों से काम करवाना उनके परिवार के असूलों के खिलाफ था। इसलिए सुनीता जी ने भी ज्यादा जिद नहीं की, पर वो वहीं गार्डन में ही बैठ गई। वहीं गौरी जो ऊपर अपने रूम में बैठी थी, उसने घूंघट हटा दिया था, पर वो काफी थक चुकी थी, इसलिए वो बेड से टेक लगाकर बैठी थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। गौरी ने जल्दी से घूंघट लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगी। अपनी बुआ सास को देखकर वो जल्दी से बेड से उठी और उनकी तरफ देखकर बोली, बुआ सा आप आइए ना। पर तभी बुआ सा की बात सुनकर वो हैरान रह गई और एकटक उन्हें देखने लगी। उसके चेहरे पर जो खुशी, जो चमक थी, वो सब जाती रही और उदासी अपनी जगह बना ली। माधुरी जो गौरी की खूबसूरती और उसकी तारीफें सुन सुनकर गुस्से से भरी हुई थी, वो उसे देखते हुए बोली, वैसे इसी खूबसूरती से फंसाया ना अपने कुंवर को। काफी चालाक हैं आप। जो इंसान कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था,
उसे अपनी खूबसूरती से जाल में फंसाकर उनसे शादी भी कर ली, मानना पड़ेगा आपको। उसकी बातें सुनकर गौरी हैरान हो गई। उसे बुरा भी लग रहा था कि उसकी बुआ सास उसके बारे में ऐसा सोचती हैं। उसे पता था कि उसकी बुआ सास उसे पसंद नहीं करती। गृह प्रवेश वाले दिन ही उनकी बातें सुनकर वो समझ चुकी थी, पर उसे यह नहीं पता था कि उनके मन में उसके लिए ऐसी सोच है। पर उसने खुद को संभाला और शांति से बोली, बुआ सास, क्या हमसे कोई गलती हुई है? अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफी मांगते हैं। उसकी बात सुनकर बुआ जी उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, बस कीजिए, हमारे सामने यह भोले बनने का नाटक मत करना, क्योंकि हम आप जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो पैसे के लिए अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उनके पैसे पर ऐश करती है। उनकी बात सुनकर अब गौरी को भी गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो भी थोड़े गुस्से पर आदर से बोली, बस बुआ सास, हम आपको कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि आप हमसे बड़ी हैं और हमारे पति की बुआ सा हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम आपकी हर बात सुनेंगे। हम अब तक आपकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि हमें पता है आप हमें पसंद नहीं करती, पर आपको कोई हक नहीं बनता हमारे चरित्र पर उंगली उठाने का। और रही बात हमारी इनसे शादी की, तो यह शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई है, इसलिए आपको जो भी बात करनी है आप जाकर हुकुम रानी माँ और हुकुम बाबा शाह से कीजिए। फिर हाथ जोड़कर शांति से, देखिए बुआ शाह, आप हमसे बड़ी हैं और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर प्लीज हाथ जोड़कर विनती है आपसे, हमारे और इनके रिश्ते पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए जो हम बर्दाश्त ना कर पाएं और आपको कुछ बोल दें जिससे आपको बुरा लगे। गौरी की बातें सुनकर अब माधुरी जी कुछ नहीं कह पाई और उसे गुस्से से घूरते हुए वहां से चली गई। गौरी ने उन्हें जाते हुए देखा तो उसने दरवाजा बंद किया और आकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। यहाँ से महल का गार्डन का हिस्सा दिखाई देता था। गौरी एकटक बाहर गार्डन की तरफ देखने लगी। उसका पूरा मूड बुआ सा की वजह से खराब हो चुका था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बुआ सा उसके बारे में ऐसा सोचेगी। आज तक किसी ने उससे ऐसी बात नहीं की थी, पर बुआ सा ने उससे कितना कुछ कहा, यहाँ तक कि उनके चरित्र पर उंगली उठा दी। जो चीज उससे सबसे ज्यादा बुरी लगी थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और शिवांश अंदर आया। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजर खिड़की के पास खड़ी अपनी पत्नी पर गई, जो उस तरफ ही देख रही थी। उसे देखते ही शिवांश की धड़कनें बढ़ गई, सांसें तेजी से चलने लगी। कितनी खूबसूरत लग रही थी उसकी पत्नी। नीचे तो सबके बीच वो उसे अच्छे से देख भी नहीं पाया, पर अब जी भरकर अपनी पत्नी को देखेगा, उसकी खूबसूरती निहारेगा, उसके करीब जाएगा। यही सोच उसकी आंखों में दीवानापन छाने लगा। गौरी को देखते हुए उसने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे गौरी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं पति की ऐसी नजरों को देख गौरी को शर्म आने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली। पति की नजरों की तपिश महसूस कर वो सिमटने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजरें उठाकर अपने पति की आंखों में देखे, क्योंकि जिस तरह से शिवांश उसे देख रहा था, उसे देख गौरी की धड़कनें बढ़ चुकी थी, सांसें तेजी से चल रही थी। शिवांश उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहें उसे देखने लगा। मन में हजारों अरमान जाग रहे थे, पत्नी को करीबी से महसूस करने के, उसे बाहों में भरने के, उसे जी भरकर प्यार करने के। पर उसे खुद को संभाला और अपनी दमदार और शिद्दत भरी आवाज में बोला, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं और आपने अब तक चेंज क्यों नहीं किया? गौरी को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। इसी से वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। शिवांश उसकी हर एक हरकत को देख रहा था। उसे गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़कर शिद्दत से बोला, क्या कुछ परेशानी है? आप हमें बता सकती हैं। उसकी बात सुनकर गौरी उसकी तरफ देखी और इतने अपनेपन से यह पूछना गौरी को भावुक कर गया। उसका मन हुआ कि वो सब कुछ शिवांश को बता दे, जो भी बुआ सा ने उनसे थोड़ी देर पहले बोला। पर इससे घर में झगड़ा होगा, उसकी वजह से घर में झगड़ा हो, वो यह कभी नहीं चाहेगी। इसलिए उसने खुद को संभाला और नजरें झुकाए शांति से बोली, जी कुछ परेशानी नहीं है, हम तो बस ऐसे यहाँ खड़े थे, जाइए चेंज कर लीजिए, ड्रेस बहुत भारी है। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दे। फिर उसे देखते हुए बोला, जी
वो मासा ने कहा था कि जब तक मेहमान ना चले जाएं हम कपड़े चेंज ना करें, इसलिए हमने अभी तक चेंज नहीं किया। उसकी बात सुनकर गौरी ने उसकी तरफ देखा और बोली। उसकी बात सुनकर शिवांश को याद आया कि कुछ करीबी मेहमान यही हैं जिन्हें उन्हें अभी विदा करना था, बाकी सब तो ऑलमोस्ट चले गए हैं। कुछ बहुत ज्यादा करीबी लोग ही बचे हैं। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है, आप बैठिए, हम फ्रेश होकर आते हैं। वहीं नीचे सब मेहमान आ चुके थे, बस गौरी के घर वाले, माधुरी जी और कुछ और एक दो करीब लोग थे। सब लोग लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अनुभव जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रदीप जी की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोले, अच्छा वही जी, अब हम चलते हैं। प्रदीप जी थोड़ी देर रुक जाते। उन्हें देख बाकी सब भी खड़े हो गए। प्रदीप जी ने उन्हें देखा और बोले, नहीं वही जी, फिर कभी, अभी हमारा जाना जरूरी है, कल हमें ऑफिस भी जाना है, हम साकेत सा को भी हॉस्पिटल जाना है। प्रदीप जी, जी काम सबसे जरूरी है, इसलिए हम आपको नहीं रोकेंगे, पर अगली बार आपको इतना जल्दी जाने नहीं देंगे। अनुभव जी, जी जरूर, अगली बार हम खुद ज्यादा टाइम रुकेंगे, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। प्रदीप जी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने अंजना जी की तरफ इशारा किया तो उन्हें हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, हम अभी कुंवर शाह और बिंदनी को बुलाते हैं। यह बोल उन्होंने एक सर्वेंट को शिवांश और गौरी को बुलाने के लिए भेज दिया। शिवांश अभी बाथरूम से निकला ही था जब उनके रूम का दरवाजा खटखटाया। गौरी ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर शिवांश की तरफ। फिर वो दरवाजा खोलने के लिए उठी तो शिवांश उसे बैठने के लिए कहा और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने देखा तो एक सर्वेंट थी। सर्वेंट ने उनके सामने सिर झुकाया और आदर से बोली, कुंवर शाह, आपको और कुंवर रानी शाह को बड़े हुकुम शाह ने नीचे बुलाया है। कुंवर रानी शाह के घर वाले जा रहे हैं। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। सर्वेंट्स नीचे चली गई। शिवांश रूम के अंदर आया और गौरी की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। शिवांश ने उसे देखा और बोला, चलिए नीचे चलते हैं, मामा मम्मा पापा जा रहे हैं, उनसे मिल लेते हैं। अपने माँ पापा के जाने की बात सुनकर गौरी उदास हो गई, पर उसने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर दोनों नीचे आ गए। सब लोग वहीं हॉल में खड़े थे। गौरी का परिवार जाने के लिए रेडी था। दोनों उनके पास। उन्होंने अनुभव जी और सुनीता जी के पांव छुए। दोनों ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सुनीता जी ने अपने बेटी को अपने सीने से लगा लिया। गौरी भावुक सी हो गई। आखिर अपने माँ पापा की लाडली थी, पर अब उसकी शादी हो चुकी थी। अब वो उनके लिए पराई हो गई थी। सुनीता जी ने प्यार से उसका माथा चूमा और बोली, अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का भी, किसी को शिकायत का मौका मत देना। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपने पापा के सीने से लग गई। अनुभव जी ने उनके सिर को सहलाया और बोले, अपना ख्याल रखिएगा और जब भी मन करे हमसे मिलने आ जाइएगा। वो घर भी आपका ही घर है, भले ही आपकी शादी हो गई है, पर फिर भी अभी भी आप उस घर की जान है। उनकी बात सुनकर गौरी और भी भावुक हो गई और एक बार और अपने पिता के सीने से लग गई। अनुभव जी ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका सिर सहलाने लगे। शिवांश उन्हें देख रहा था। उसका ऐसे उदास होना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी साकेत आगे आया और गौरी को देख बोला, वैसे हमारी लाडो हमें नहीं मिलेगी। लगता है हमारी लाडो अपने भाई सा को भूल गई। उसकी बात सुनकर गौरी अनुभव जी से अलग होकर अपने भाई के सीने से लग गई। साकेत ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, लाडो परेशान मत होइए, हम कौन सा आपसे ज्यादा दूर हैं, इसी शहर में हैं। जब आपका मन करे आप हमें फोन कर देना, हम आपसे मिलने आ जाएंगे।
गौरी ने उससे अलग होकर हाँ में गर्दन हिला दी तो साकेत उसे देखते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, वैसे अच्छा है आपकी शादी हो गई है और अब आप यहाँ रहेंगी। कम से कम अब ठाकुर हाउस में शांति तो रहेगी, पर सूर्यवंशी महल की शांति जरूर भंग हो जाएगी। उसकी बात सुनकर यहाँ सब हंस दिए। वहीं गौरी साकेत को अपनी आंखें छोटी छोटी कर घूरने लगी, पर उसके ससुराल वाले यहाँ थे इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी, वरना अगर अभी वो लोग ठाकुर हाउस में होते तो गौरी उसके पीछे भाग रही होती। गौरी ने मासूम सा चेहरा बनाकर अपने पापा की तरफ देखा तो वो साकेत को देखकर बोले, साकेत। उनकी बात सुनकर साकेत मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी। वहीं हमारे शिवांश बाबू की नजरें तो अपनी बीवी के मासूम से चेहरे पर टिकी हुई थी, जो अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने पिता की तरफ देख रही थी। यह देख तो हुकुम सा अपनी बीवी के कायल हो गए। उन्हें अपनी पत्नी पर ढेर सारा प्यार आया। उनका बस चलता तो वो अभी अपनी गौरी को अपनी बाहों में भर चूम लेते, पर सबकी वजह से बेचारे खुद को कंट्रोल किए खड़े थे। सबसे मिलने के बाद गौरी के घर वाले चले गए। माधुरी जी भी राजवंशी महल चली गई। बाकी के एक दो मेहमान थे वो भी चले गए। प्रदीप जी भी चले गए, उन्हें सीएम ऑफिस में काम था। अंजना जी ने शिवांश और गौरी को भी आराम करने के लिए कहा और खुद भी अपने कमरे में चली गई आराम करने। शिवांश और गौरी जैसे ही अपने कमरे में पहुंचे, शिवांश ने दरवाजा बंद किया और गौरी को पकड़ दरवाजे से लगा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ आया। अब तक जो उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था, उसका पूरा कंट्रोल खुद पर से जाता रहा। उसके ऐसा करने से गौरी तो हैरान रह गई। उसने शिवांश की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा उसे अपनी शिद्दत भरी नजरों से देख रहा था। पति की नजरों की तपिश देख गौरी की नजरें झुक गई, चेहरा शर्म से लाल हो गया। यह देख शिवांश के चेहरे पर एक दिलकश और कातिल मुस्कान आ गई। उसने गौरी के चेहरे को हाथों में भरा और उसके नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए शिद्दत से बोला, हम जानते हैं सुबह से बैठे बैठे आप थक चुके हैं, इसलिए अभी आपको परेशान नहीं करेंगे, पर हमें मत रोकिएगा क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। अभी फिलहाल हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारी एक जरूरी मीटिंग है, पर आते समय आप हमें कमरे में मिलनी चाहिए। उसकी बात सुनकर और उसकी बात का मतलब समझ गौरी शर्म से पानी पानी हो गई, पर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी क्योंकि वो भी पति के साथ समय बिताना चाहती थी। आखिर नई नई शादी हुई थी दोनों की, उनके भी कुछ अरमान थे, इच्छाएं थी जो वो अपने पति से पूरा करना चाहती थी। उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई जो शिवांश ने उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। गौरी की आंखें इस एहसास से बंद हो गई। शिवांश ने उसकी बंद पलकों को देखा तो उसके चेहरे के नजदीक होकर धीरे से मगर तड़प से बोला, क्या हम आपके होठों को चूम सकते हैं? हमें आने में समय लगेगा, तब तक आपके एहसास को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। उसकी बात सुनकर गौरी की सांसें तेज हो गई, धड़कनें बढ़ गई, पर उसने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो शिवांश खुद खुश हो गया और झुककर गौरी के होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ देर अपनी पत्नी के होठों का रस पीने के बाद शिवांश अपने ऑफिस के लिए निकल गया। गौरी ने भी चेंज किया और सिंपल सी साड़ी पहन वो आराम करने लगी। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। शाम को लगभग 6 बजे गौरी की आंखें खुली। उसने समय देखा तो जल्दी उठकर बाथरूम में चली गई और फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकल नीचे आ गई। उसने देखा अंजना जी और गरिमा जी वहां लिविंग रूम में बैठी बातें कर रही थी। शिवांश और प्रदीप जी घर पर नहीं थे। गौरी ने उनके पास आकर उनके पांव छुए और वहीं अपनी सास और दादी सास के साथ बैठ गई और उनके साथ बातें करने लगी। फिर अंजना जी उठकर किचन की तरफ जाने लगी तो गौरी उन्हें देखकर बोली, मासा आज रात का खाना हम बनाएं। अंजना जी ने उसे देखा और प्यार से उसका गाल छूकर बोली, नहीं बिंदनी, जब तक आपकी पहली रसोई की रस्म नहीं हो जाती तब तक आप किचन में नहीं आ सकती। गौरी ने उन्हें देखा और बोली, पर मासा पहली रसोई की रस्म तो हो गई थी। अंजना जी बेटा, पर यहाँ महल में आने के बाद आपकी पहली रसोई की रस्म फिर से होगी। आपके हाथों से ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर आप किचन में कुछ भी
कर सकती हैं। अब गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। फिर अंजना जी किचन में चली गई और सर्वेंट को सब आदेश देने लगी कि रात के खाने में क्या क्या बनेगा। रात 8 बजे प्रदीप जी महल आ चुके थे और अभी हॉल में बैठे अपनी माँ सा गरिमा जी से बातें कर रहे थे। वही अंजना जी सर्वेंट के साथ मिलकर डिनर लगवा रही थी और गौरी को एक सर्वेंट महल दिखा रही थी, क्योंकि उसने अभी तक पूरा महल नहीं देखा था। तभी अंजना जी के बुलाने पर सब लोग डाइनिंग हॉल में आ गए। गौरी ने इधर उधर देखा पर उसे शिवांश कहीं नजर नहीं आया। मतलब उसके पति अभी तक महल लौटे ही नहीं थे। यह देख गौरी उदास सी हो गई। सब लोग अपनी जगह पर बैठ गए पर गौरी वहीं खड़ी दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे देख अंजना जी बोली, कुंवर को आने को टाइम लगेगा बेटा, बैठिए अब खाना खा लीजिए। गौरी का मन तो नहीं था पर अभी वो अपनी सास को कह भी नहीं सकती थी कि उसे उसके पति के साथ खाना है, क्योंकि उसके ससुर और दादी साहब भी वहीं बैठे हुए थे। बेमन से गौरी ने थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। गौरी अपने रूम की बालकोनी में खड़ी एकटक आसमान की तरफ देख रही थी। शिवांश अभी तक नहीं आया था। गौरी को उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो वही खड़ी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर महल के बड़े से दरवाजे पर गई। यहाँ से एक बड़ी सी गाड़ी अंदर आ रही थी। उस गाड़ी को गौरी की धड़कनें बढ़ गई। चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान आ गई, क्योंकि यह गाड़ी शिवांश की थी। वो जल्दी से बालकोनी से अपने रूम में आई और फिर रूम से निकल जल्दी से नीचे की तरफ भागी। वहीं शिवांश की गाड़ी महल के बिल्कुल सामने आकर रुकी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और तेज कदमों से महल के अंदर जाने लगा। वो जल्दी से महल के अंदर आया तो उसकी नजर सामने सीढ़ियों से उतरती अपनी खूबसूरत सी पत्नी पर गई, जो उसे देखते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी। उसे देखते ही शिवांश की दिन भर की सारी थकान उतर गई और चेहरे पर एक सुकून सा छा गया। अपनी बीवी को शिद्दत से देखते हुए वो भी तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गौरी भी सीढ़ियों से नीचे उतर आई थी। दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार और एक दूसरे को पाने की तड़प थी। शिवांश एकटक जुनून और शिद्दत भरी निगाहों से गौरी को देख रहा था। वहीं गौरी भी एकटक शिवांश की आंखों में देख रही थी, पर ज्यादा देर वो शिवांश की आंखों की तपिश को सह न सकी और उसकी नजरें झुक गई, जिसे देख शिवांश के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। उसने इधर उधर देखा तो हॉल में कोई भी नहीं था। सब लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे। फिर उसने गौरी की तरफ देखा और खुद को संभाल कर बोला, डिनर किया आपने? गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, जी। और आपने? हमारी एक डिनर मीटिंग थी तो हम डिनर करके आए हैं। गौरी ने हाँ में गर्दन हिला दी तो शिवांश उसे देखते हुए बोला, तो फिर चले रूम में। रूम में जाने की बात सुनकर गौरी को शिवांश की बात याद आ गई, जो उसने जाते समय कहा था। यही सोच गौरी का बदन सिहर गया और शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। शिवांश जो एकटक उसे ही देख रहा था, उसकी ऐसी हालत देख टेढ़ा मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ झुककर धीरे से अपनी सडिक्यूट वॉइस उसके कानों में बोला, रूम में जाने की बात सुनकर जो चीज आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रूम में जाकर वही होगा। और सच बता रहे हैं, आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, रात भर जाएंगे। उसकी बात सुनकर गौरी शर्म से पानी पानी हो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपनी नजरें उठाकर शिवांश को देखे। वही शिवांश उसकी हालत पर मुस्कुरा रहा था। तभी वो फिर गौरी के कान में धीरे से बोला, अगर आप चलकर नहीं जाना चाहती तो हम आपको गोद में उठाकर लेकर जा सकते हैं। उसकी बात गौरी छेप गई और जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए रूम में जाने लगी, पर पीछे से शिवांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। ऐसे अचानक गोद में उठाने से गौरी हड़बड़ा गई और गिरने से डर से उसने जल्दी से शिवांश की गर्दन में अपनी बाहें लपेट ली। यह देख शिवांश मुस्कुरा दिया। शिवांश उसे लेकर रूम में आया और पैर से रूम का दरवाजा बंद कर दिया।
वो गौरी को लेकर सोफे के पास आया और सोफे पर बैठ गया। गौरी उसकी गोद में बैठी थी। शर्म के मारे बेचारी की हालत खराब थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश की तरफ देखने की, पर पति की बाहों में अच्छा भी लग रहा था। तन बदन में खूबसूरत एहसास पैदा हो रहे थे। पति की करीबी अच्छी लग रही थी। शिवांश एकटक आंखों में जुनून लिए उसके झुके चेहरे को देख रहा था। उसने अपनी 2 उंगलियों से गौरी के चेहरे को ऊपर किया और बोला, हमारी तरफ देखिए हमारी जान। पर गौरी ने अभी भी नजरें झुका रखी थी। यह देख शिवांश ने उसकी कमर को जोर से मसल दिया, जिससे गौरी के मुंह से एक आह निकल गई, जिसे सुनकर शिवांश आंखों में दीवानगी भरी शिद्दत से बोला, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं हमारी जान, और आप अभी से ही ऐसी आवाजें निकालने लगी। तब क्या होगा जब हम आपके साथ अपनी सारी हदें पार करेंगे। यह बोल शिवांश शरारती मुस्कान के लिए उसे देखने लगा। वहीं उसकी बात सुन गौरी झेप गई। वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। उसे हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। शिवांश से उसकी ऐसी खतरनाक बातें सुनकर उसकी हालत खराब हो रही थी। शिवांश ने उसका चेहरा हाथों में भरा और उसके नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए शिद्दत और लगन से बोला, बोलिए हमारी जान, कर ले सारी हदें पार, आज आपके साथ बना ले एक बार फिर आपको अपना, भिगा दे आपको अपनी मोहब्बत की बारिश में, बोलिए ना हमारी जान। उसकी बात सुनकर गौरी का तन बदन सिहर गया। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने शिवांश की शर्ट को कसकर पकड़ा और बोली, सुनिए ना शिवांश, कहिए ना हमारी जान, आपको हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हम तो पहले से ही आपके हैं, तन से भी और मन से आपका पूरा हक है हम पर। उसकी बात सुनकर शिवांश ने शिद्दत से उसके माथे को चूमा और सच्ची लगन और प्रेम से बोला, जानते हैं आप पर सिर्फ हमारा हक है, आपके तन पर भी और मन पर भी, और मरते दम तक सिर्फ हमारा ही हक रहेगा। पर हमारी जान, हम आपके साथ जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहते। जिन एहसासों में आपकी मर्जी शामिल नहीं, हमारे लिए वो एहसास खोखले हैं। इन खूबसूरत एहसासों को हम आपके साथ आपकी मर्जी से जीना चाहते हैं। यहाँ हम दोनों की मर्जी हो, वही एहसास हमारे लिए सबसे प्रिय है। उसकी बात सुनकर गौरी को बहुत अच्छा लगा। उसने हिम्मत कर अपने नाजुक और छोटे हाथों में शिवांश का चेहरा भरा और उसे देखते हुए बोली, आपके साथ बिताया हर पल हर लम्हा हमारे लिए बहुत अनमोल है। आपकी बाहों में जो सुकून है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। आपके साथ इन एहसासों को हम जिंदगी भर जीना चाहते हैं। फिर थोड़ा रुक कर आज एक बात कहते हैं आपसे, फिर हिम्मत हो या ना हो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं जी। पर हम पर सिर्फ हमारे तन पर, हमारे मन पर सिर्फ आपका हक है, और मरते दम तक सिर्फ आपका ही हक रहेगा। इसलिए हक से हम पर हक जताइए। उसकी बात सुनकर शिवांश भावुक सा हो गया। उसकी आंखों में नमी ने अपनी जगह बना ली और खींचकर गौरी को अपनी बाहों में भर लिया और कसकर खुद से भींच लिया और उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया। गौरी ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद शिवांश ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को हाथों में भर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं हमारी जान, बहुत ज्यादा। इस शिवांश सूर्यवंशी की जिंदगी है आप। आई लव यू सो मच हमारी हुक्मरानी शाह। उसकी बात सुनकर और उसके मुंह से हमारी हुक्मरानी शाह सुनकर गौरी को बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराते हुए उसे देख बोली, आई लव यू टू हमारे हुक्म शाह। उसकी बात सुनकर शिवांश मुस्कुरा दिया। दोनों प्यार से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। देखते ही देखते दोनों के चेहरे पर एक दूसरे के करीब आ गए। शिवांश ने गौरी की आंखों में देखते हुए उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और पूरे पैशन के साथ उसे किस करने लगा। गौरी ने भी उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया और उसे महसूस करने लगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।